हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशोर। स्वागत है आपका मेरे चैनल द यूनिक में। आज इस दर्दनाक और खौफनाक चोरी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उसमें एक कैश वैन 2 गार्ड्स के साथ एरिजोना के सुनसान रेगिस्तान की तरफ तो निकली, मगर ना तो फिर कभी ये वैन वापस लौटी और ना ही दोनों गार्ड्स। पहले तो FBI और पुलिस को लग रहा था कि ये चोरी और लूट का केस है, मगर जैसे जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, उनके सामने वो खुलासे होते गए जिससे उन्हें ये समझ आ गया कि ये केस चोरी और लूट से कहीं ज्यादा डरावना व खतरनाक है। इन दोनों गार्ड्स की फैमिलीज और जिस बैंक का कैश उस वैन में था, वो सभी बहुत घबराए हुए और परेशान थे, क्योंकि इतनी छानबीन करने के बाद भी ये दोनों गार्ड्स नहीं मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये रेगिस्तान उन्हें निगल गया हो। मगर जब FBI को इन दोनों गार्ड्स के बारे में पता चला, तब उनके पैरों तले जमीन सरक गई। इस पूरी तहकीकात में पुलिस और FBI के सामने बस 2 ही सवाल घूम रहे थे। पहला ये कि क्या दोनों गार्ड सारा कैश लेकर भाग गए, और दूसरा ये कि क्या किसी ने इन दोनों गार्ड से सारा कैश लूट लिया। आगे चलकर जब उन्हें अपने सवालों के जवाब मिले, तब वो हक्का बक्का रह गए। तो आखिर क्या हुआ था उन गार्ड्स और कैश से भरी वैन के साथ? क्या सच में इन्हीं गार्ड्स ने वैन को लूटा, या कोई और था इन सबके पीछे? और पुलिस के सामने वो कौन से चौंकाने वाले खुलासे हुए, ये अपने आप में बहुत हैरतअंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है एरिजोना के शहर फिनिक्स से, जब 24 मई सन 1977 की एक सुबह 2 सिक्योरिटी गार्ड रोज की तरह अपने काम की तैयारी कर रहे थे। इन दोनों गार्ड्स में से एक का नाम था सीसिल नुकक और दूसरे का नाम था रसल दिमजी, जो पिछले 20 सालों से एक बैंक में कैश से भरी वैन को एक बैंक से दूसरे बैंक ले जाने का काम करते थे। इस दिन भी इन दोनों गार्ड्स को लगभग $3,30,000 के कैश और कॉइन्स नॉर्दर्न एरिजोना के अलग अलग बैंकों में पहुंचाने थे। वो दोनों अभी वैन लेकर निकले ही थे कि तभी उस वैन के पीछे वाले डोर का लॉक खराब हो जाता है और वो बार बार खुलने जा रहा था, जिसकी वजह से वो इस वैन को लेकर एक मेंटेनेंस वर्कशॉप पहुंच जाते हैं। इस वर्कशॉप में लॉक सही कराते कराते उन्हें अपने स्केड्यूल के हिसाब से लगभग 1 घंटे की देरी हो जाती है। इतना आगे पीछे उन्हें अक्सर हो ही जाता था, जिसकी वजह से बैंकों को कुछ अटपटा नहीं लगता। बहरहाल 1 घंटे बाद वो इस वैन को लेकर अपने रूट पर आ चुके थे, जहां से उन्हें जाना था। ये फिनिक्स से फ्लैगस्टाफ के बीच लगभग 250 किलोमीटर का सफर होने वाला था। लगभग सुबह 10:30 बजे के करीब इस सिक्योरिटी कंपनी के डिस्पैचर के पास एक बैंक से कॉल आता है और वो उससे कहता है कि कैश वैन अभी तक उनके पास नहीं पहुंची है और वो कैश का इंतजार कर रहे हैं। जवाब में डिस्पैचर उन्हें बताता है कि वैन का लॉक खराब होने की वजह से देर हो गई थी और वो जल्दी उनके पास पहुंचने वाले हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस कॉल के बाद बैंक का मैनेजर बेफिक्र हो जाता है, मगर जब 3 घंटे और गुजरने के बाद भी ये वैन नहीं पहुंचती, तब वो बार बार गार्ड्स के रेडियो वॉकी टॉकी पर कॉल करना शुरू करता है, मगर उसे वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। क्योंकि इस वैन में कई बैंकों का पैसा था, इसलिए अब हर बैंक इस वैन के वॉकी टॉकी रेडियो को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, मगर किसी की भी इन गार्ड्स से बात नहीं हो पाती। हर कोई इस बात से परेशान था कि आखिर इस वैन और गार्ड्स के साथ क्या हुआ। और इस तरह 4 घंटे और गुजर जाते हैं, मगर ना तो वैन पहुंचती है और ना ही गार्ड्स। लगभग 4:30 बजे के करीब बैंकों और सिक्योरिटी कंपनी ने FBI को कांटेक्ट किया, जिसके बाद FBI ने लोकल और स्टेट पुलिस को फौरन अलर्ट जारी कर दिया। अब FBI और लोकल पुलिस ढलती शाम की हल्की रोशनी में गार्ड्स और वैन को उस रेगिस्तान के आसपास ढूंढना शुरू करते हैं, जहां से उनकी वैन को होकर गुजरना था। ये एरिया एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था जो एरिजोना के नॉर्थ वेस्ट में फैला था। लगातार कई घंटों की छानबीन के बाद भी FBI और पुलिस के हाथ ना तो ये वैन लगी और ना ही दोनों गार्ड्स और ना ही इस वैन के गायब होने के पीछे कोई ऐसा सुराग मिला जिससे FBI उन तक पहुंच सके। अब FBI को 2 सवाल बार बार परेशान कर रहे थे। पहला ये कि क्या दोनों गार्ड सीसिल और रसल इस वैन को लेकर भागे हैं, और दूसरा ये कि कहीं इन दोनों गार्ड्स को इस सुनसान रेगिस्तान में किसी ने लूट तो नहीं लिया। हर गुजरते घंटे के साथ FBI के सामने अलग अलग सवाल आकर खड़े हो रहे थे और हर सवाल उन्हें एरिजोना के नॉर्थ वेस्ट रेगिस्तान की तरफ लेकर जा रहा था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और उनके सामने सबूत आते गए, उन्हें ये समझ आने लगा कि ये महज वैन और गार्ड्स के मिसिंग का केस नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक एक वेल प्लान्ड चोरी का केस है। बहरहाल अब अंधेरा हो चुका था और चूंकि वैन और गार्ड्स उनके हाथ नहीं लगे थे, इसलिए FBI इसे एक लूट का केस मानकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अपनी तहकीकात की शुरुआत करते ही FBI सबसे पहले सिक्योरिटी कंपनी से उन दोनों गार्ड्स के बारे में पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में उन्हें पता चलता है कि दोनों गार्ड सीसिल और रसल इस सिक्योरिटी कंपनी में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और ये दोनों अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। इसके बाद FBI इन दोनों गार्ड्स की फैमिली से भी पूछताछ करती है, इस उम्मीद में कि उनके हाथ कोई सुराग लग सके। बहरहाल उन दोनों गार्ड्स की बीवियों से अलग अलग पूछताछ की जाती है, जिसमें FBI को पता चलता है कि ना तो दोनों गार्ड्स को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और ना ही कोई ऐसी वजह थी जो उन्हें इतना बड़ा क्राइम करने पर मजबूर करे। सिक्योरिटी कंपनी और फैमिली से पूछताछ करने के बाद FBI को ये तो समझ आ गया था कि दोनों गार्ड्स अपने काम और अपनी कंपनी के साथ बहुत वफादार थे।
इसके बाद FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ाने का फैसला करती है। जिस रूट से ये वैन होकर गुजरने वाली थी वो लगभग 250 किलोमीटर के एरिया में फैला एक बहुत बड़ा एरिया था। चूंकि ये पूरा रेगिस्तान था जिसकी वजह से ये बहुत उबड़ खाबड़ और सुनसान रहता था। FBI को एक ही बात बार बार परेशान कर रही थी कि अगर इन दोनों गार्ड्स को लूट कर सच में बंदी बना लिया गया है तो इतने बड़े एरिया में उन्हें ढूंढना ऐसा होगा जैसे घास की बोरी में सुई ढूंढना। बहरहाल अगली सुबह होते ही एरिजोना के पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट अपने हेलीकॉप्टर्स उस रूट पर भेजता है ताकि वैन और गार्ड्स का पता लगाया जा सके। ये हेलीकॉप्टर उस रूट के हर एंट्री एग्जिट और हर चप्पे को बहुत बारीकी से सर्च कर रहे थे ताकि उन्हें वैन का कोई सुराग मिल सके। कुछ ही देर बाद हाईवे पर लगभग 75 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे बम्बलबी के पास उन्हें वैन खड़ी दिखाई दे जाती है। यह वैन हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर दूर अंदर की तरफ सुनसान रोड पर खड़ी थी। जब पुलिस ऑफिसर्स इस वैन के पास पहुंचते हैं तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पुलिस ऑफिसर्स फौरन वैन मिलने की खबर FBI को दे देते हैं, जिसके बाद FBI भी मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही FBI ऑफिसर वैन के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वैन का दरवाजा बाहर से लॉक है और दोनों गार्ड उसमें से गायब हैं। इस वैन के आसपास कुछ फुटप्रिंट्स के निशान भी थे जिससे ये समझ आ रहा था कि कुछ वक्त पहले यहाँ कुछ हुआ है, मगर कोई झड़प या धक्का मुक्की के आसार नजर नहीं आ रहे थे। बहरहाल पुलिस किसी तरह इस वैन के लॉक को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और फिर जो उनके सामने आता है उसे देख उनके होश उड़ जाते हैं। वैन के अंदर देखते ही उन्हें जगह जगह और वैन के फ्लोर पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और साथ ही साथ वैन के पीछे के हिस्से में पैसों से भरे बैग्स भी रखे थे, जिससे साफ समझ आ रहा था कि कोई बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है। गार्ड्स की शॉटगन भी वैन में ही रखी थी, जिसे देखने पर यह पता चल रहा था कि इससे कोई गोली नहीं चलाई गई है। साथ ही साथ वैन का रेडियो वॉकी टॉकी भी ऑन था, जिससे भी कोई कॉल मदद के लिए नहीं की गई थी। वैन के पीछे जो पैसों के बैग्स रखे थे वो हजारों डॉलर्स के कॉइन्स थे जिन्हें हाथ भी नहीं लगाया गया था, मगर 2,93,000 डॉलर के पेपर नोट से भरे बैग्स गायब थे। FBI अपनी तहकीकात कर ही रही थी कि दोबारा उनकी नज़र वैन के पास बने फुटप्रिंट्स पर पड़ती है और वो देखते हैं कि इन फुटप्रिंट्स के पास किसी दूसरी गाड़ी के टायर के निशान बने हैं, जिससे ये समझ आ रहा था कि ये गाड़ी क्राइम सीन से कहीं और चली गई है। अब FBI फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाती है ताकि वो इन टायर के निशानों का एक प्लास्टर मोल्ड बना सकें और क्राइम सीन की एक एक डिटेल को डॉक्यूमेंट कर सकें। इन सारी बातों से FBI को ये यकीन हो गया कि ये एक वेल प्लान्ड चोरी है और जिसने भी ये सब कुछ किया है वो ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कर रहा है। इस लूट और वैन गायब होने की खबर एरिजोना के हर न्यूज़पेपर में छप चुकी थी, जिसने एरिजोना के लोगों को हैरत में डाल दिया। इस खबर को न्यूज़पेपर में डेडली हाइट्स के नाम से छापा गया, जिसमें दोनों गार्ड्स को दोषी ठहराते हुए उन्हें धोखेबाज बताया गया। साथ ही साथ अब हर टीवी चैनल पर इस लूट से जुड़े सबूत और सुराग दिखाए जाने लगे, जिसकी वजह से एरिजोना के लोग अलग अलग थ्योरी बनाकर इस केस के बारे में बातें करने लगे। लोगों की नज़र में दोनों गार्ड्स अब क्रिमिनल बन चुके थे और बार बार न्यूज़ चैनल पर इस केस की खबर दिखाई देने की वजह से FBI पर इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इस खबर की वजह से दोनों गार्ड्स की फैमिलीज को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ी, जिसकी वजह से अब लोगों से लेकर पुलिस की उन पर कड़ी नजर थी और सब उन्हें बहुत गिरी हुई नजर से देखने लगे। बहरहाल अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए FBI फैसला करती है कि वो मीडिया के जरिए लोगों से मदद मांगेगी और वो लोगों से कहती है कि अगर किसी ने भी इस वैन या गार्ड्स को एरिजोना के हाईवे के पास देखा हो तो वो सामने आकर उनकी मदद करे। मीडिया में स्टेटमेंट के अगले दिन FBI के पास कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कई मोटरसाइकिल राइडर्स FBI को बताते हैं कि उन्होंने इस वैन को हाईवे के नॉर्थ साइड पर खड़े देखा था जिस रोज ये वैन गायब हुई थी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने एक आदमी को भी देखा था जो पुलिस यूनिफॉर्म पहने था और इस वैन की तरफ बढ़ रहा था, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने पुलिस कार को इस वैन के पास खड़े देखा था। हर आदमी अलग अलग थ्योरी, अलग अलग बयान और उस कार का अलग अलग हुलिया बता रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि ये पुलिस कार वैन के आगे खड़ी थी, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि ये कार वैन के पीछे खड़ी थी। कई लोग अपने बयान में ये बता रहे थे कि उस पुलिस ऑफिसर ने हैट पहन रखी थी। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि उसने कोई हैट नहीं पहन रखी थी, जिसने FBI को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया और वो इस क्राइम का सही नक्शा नहीं खींच पा रहे थे। बहरहाल FBI पुलिस डिपार्टमेंट के हेड से कांटेक्ट करके उनसे ये जानने की कोशिश करती है कि उनके किस ऑफिसर ने इस कैश वैन को हाईवे पर रोका था। इसमें उन्हें ये पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर ने इस वैन को उस दिन नहीं रोका था। इससे ये तो साफ हो गया था कि जो शख्स वैन के पास यूनिफॉर्म में देखा गया था वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था, बल्कि वो पुलिस के भेस में एक बहरूपिया था और उसने इस वैन को गार्ड्स को यही बताया होगा कि वो पुलिस ऑफिसर है। मगर ये अभी तक एक थ्योरी थी जिससे अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ था। अब FBI पुलिस डिपार्टमेंट के एक स्पेशल ऑफिसर डेप्यूटी डेल लैंड के साथ मिलकर वैन को आसपास के एरिया में बहुत बारीकी से ढूंढना शुरू करती है। चूंकि डेप्यूटी डेल लैंड एक ट्रेन ट्रैकर एजेंट थे, इसलिए वो उस एरिया की बहुत बारीकी से छानबीन शुरू करते हैं और उन्हें जो मिलता है वो बहुत अजीब और चौंकाने वाला था।
इस छानबीन में उसे कई फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो वैन की तरफ से आ रहे थे और वैन की तरफ जा रहे थे। साथ ही साथ पास में उसे टायर के निशान भी मिलते हैं जो वैन के पीछे बने थे। ये फुटप्रिंट्स और टायर के निशान एक कहानी बयान कर रहे थे। इन फुटप्रिंट से डेल लैंड को लगने लगता है कि हो न हो इस लूट में 2 या उससे ज्यादा लोग शामिल हैं। साथ ही साथ वो एक थ्योरी भी बनाना शुरू करता है कि इन लोगों ने सामने से आकर कैश वैन रोकी होगी, उसमें से कैश निकालकर अपनी गाड़ी में रखा और वहां से फरार हो गए। डेप्यूटी डेल के मुताबिक ये गाड़ी बहुत पहले से ही कैश वैन का पीछा कर रही होगी और गाड़ी के टायर्स के निशान को देखकर लग रहा था जैसे इसमें कुछ बहुत भारी सामान रखा गया हो। मगर एक बात बार बार उन्हें परेशान कर रही थी कि आखिर दोनों गार्ड्स गायब कहाँ हो गए। FBI और लोकल पुलिस ने मिलकर एरिजोना के पूरे रेगिस्तान को छान मारा ताकि उन्हें सीसल और रसल के बारे में कोई भी सुराग मिल सके, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। चूंकि FBI को कैश वैन के पास सिर्फ खून के धब्बे ही मिले थे और ऐसा कोई खास सुराग उनके हाथ नहीं लगा था, जिससे ये साफ समझ आ रहा था कि जिन्होंने भी इस लूट को अंजाम दिया है वो बहुत ही चौकन्ने थे और इसीलिए उन्होंने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। उधर लोगों के अलग अलग बयानों की वजह से भी इन्वेस्टिगेशन बहुत धीमी पड़ गई और FBI एक डेड एंड के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्हें लगने लगा कि अब सीसल और रसल जिंदा कभी भी उनके हाथ नहीं लग पाएंगे। इस लूट को हुए अब लगभग 1 महीना होने को आ रहा था और अभी 16 जून सन 1977 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल कर रख दिया। 16 जून की दोपहर 2 मछुआरे अपनी नाव में बैठे तालाब में मछली पकड़ रहे थे कि तभी उनकी नजर एक लाश पर पड़ती है जो पानी के ऊपर तैर रही थी। ये देखते ही वो मछुआरे फौरन पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, जिसके बाद पुलिस इसकी खबर FBI को भी दे देती है और वो अपनी तहकीकात करने तालाब पर पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पहुंचते ही जैसे ही इस लाश का चेहरा देखते हैं उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि दोनों गार्ड्स में से एक रसल था। उसके सिर और धड़ को अलग अलग करके कैनवास बैग में रखा गया था और उसका वॉलेट अभी भी उसकी जेब में ही था, जिसमें से एक आइडेंटिटी कार्ड मिला और उससे ये कंफर्म हो गया कि ये रसल ही है। रसल की बॉडी मिलने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन चोरी और लूट के लिए की जा रही थी वही इन्वेस्टिगेशन अब मर्डर की तरफ घूम गई। अब लोकल पुलिस और FBI पूरे तालाब के एक एक कोने को छानना शुरू करते हैं ताकि कोई भी सबूत उनके हाथ लग सके। इस छानबीन में उन्हें 2 लकड़ियां मिलती हैं जो रस्सी से बंधी हुई थीं, जिससे FBI को लगने लगा कि रसल को गला घोंटकर मारा गया है। फॉरेंसिक डॉक्टर ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि गला घुटने की वजह से रसल के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और वो मर गया। FBI लगातार गोताखोरों की मदद से इस पूरे तालाब के चप्पे चप्पे को छान रही थी और महज कुछ ही दिनों बाद दूसरी कामयाबी भी उनके हाथ लग जाती है। रसल की बॉडी मिलने के कुछ ही दिन बाद उन्हें सीसल यानी दूसरे गार्ड की बॉडी भी मिल जाती है। सीसल की बॉडी देखने पर लग रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया है और उसके चेस्ट पर जगह जगह जलने की वजह से होल हो गए थे, जिससे साफ समझ आ रहा था कि मरने से पहले उसे हाई वोल्टेज टेजर गन से टॉर्चर किया गया है। सीसल की बॉडी के अलावा उन्हें कुछ और भी ऐसी चीजें मिली जो इस केस की तरफ इशारा कर रही थी। इसमें उन्हें यहाँ भी वही कैनवास बैग मिलता है जो रसल की बॉडी के साथ मिला था। इस कैनवास बैग को पत्थर से बांधकर तालाब के नीचे फेंक दिया गया था और जब इसे निकालकर खोला गया तब इसके अंदर से 2 रिवॉल्वर और एक जंग लगी हुई एरिजोना की लाइसेंस नंबर प्लेट मिलती है, जो एरिजोना पुलिस की लाइसेंस नंबर प्लेट से काफी मिलती जुलती थी। छानबीन में मिले टेजर मार्क्स, कैनवास बैग्स और लाइसेंस नंबर प्लेट से ये साफ हो गया कि ये एक वेल प्लान्ड चोरी और मर्डर है जिसे बहुत बेरहमी से अंजाम दिया गया है। FBI को अब ये समझ आ चुका था कि जिसने भी इस लूट को अंजाम दिया है वो साफ तौर पर यही चाहता था कि पैसे लूटने के बाद दोनों गार्ड्स को मौत की नींद सुला दिया जाए। ये खतरनाक लूट साबित हुई जिसमें 2 लोगों की जान जा चुकी थी। जैसे जैसे ये तहकीकात आगे बढ़ती जा रही थी, FBI अब उन पहलुओं और लोगों को टटोलना शुरू करती है जिनके पास इस ड्यूटी को अंजाम देने का मोटिव हो सकता हो। इसी दौरान एक नाम उनके सामने आता है जो था माइकल पोलैंड। माइकल का नाम पहले भी FBI के इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड में आ चुका था जब एक टो ट्रक ड्राइवर ने इस लूट के एक दिन बाद FBI को यह बताया था कि 2 आदमियों ने उसे एक तालाब के पास एक कार टो करने के लिए बुलाया था। उन दोनों आदमियों ने इस ट्रक ड्राइवर को बताया कि मछली पकड़ने के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और नशे में उनकी कार आधी पानी में डूब गई थी। उसी को निकालने के लिए उन्होंने इस टो ट्रक ड्राइवर को तालाब के पास बुलाया था, मगर पानी से कार निकालने के दौरान ये ट्रक ड्राइवर कुछ ऐसा देखता है जो उसे बहुत अटपटा लगता है। ट्रक ड्राइवर ने देखा कि कार की पिछली सीट कुछ फटी हुई थी और उस पर रगड़ के निशान थे, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत भारी सामान इस पर रखा गया हो और फिर इसे खींचकर बाहर निकाला गया हो। ट्रक ड्राइवर ने यह भी बताया कि कार निकालने के बाद जिस नाम से रसीद पर साइन किया गया वो माइकल पोलैंड ही था। ये सुनते ही पुलिस और FBI चुपचाप खामोशी से मिलकर माइकल पोलैंड की तहकीकात में लग जाती हैं ताकि उसके खिलाफ कुछ सबूत मिल सकें। इस तहकीकात में पहला सबूत जो पुलिस के हाथ लगा वो ये था कि जिस दिन ये लूट हुई उसी दिन माइक ने एक बोट रेंट पर ली थी और वो ये बोट उस तालाब में लेकर गया था जिसमें दोनों गार्ड्स की बॉडीज मिली थीं।
ये पता चलते ही FBI को लगने लगता है कि हो न हो माइक पोलैंड का इस लूट और मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो फौरन माइक पोलैंड और उसके छोटे भाई पैट्रिक पोलैंड पर नजर रखने के ऑर्डर्स दे देते हैं। पैट्रिक पर भी नजर रखने के ऑर्डर्स इसलिए दिए गए क्योंकि FBI शुरू से ही ये मानकर चल रही थी कि इस लूट में 2 या उससे ज्यादा लोगों का हाथ है और उनकी ये थ्योरी आगे चलकर सही साबित हुई। बहरहाल दोनों भाइयों पर नजर रखने के दौरान पुलिस देखती है कि वो दोनों अचानक बहुत अमीर हो गए हैं। जहां माइकल अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीदता है, वहीं पैट्रिक अपने लिए एक नई कार खरीद लेता है। जिस तरह उनकी कमाई और उनका रहन सहन था, उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से FBI का शक उन पर और भी बढ़ने लगा। ये देख पुलिस अब उनके हर ट्रांजैक्शन और उनकी हर खरीदारी को डॉक्यूमेंट करना शुरू करती है, जिससे एक पैटर्न उभर कर उनके सामने आना शुरू होता है और जिससे उन्हें समझ आने लगता है कि ये सभी महंगी खरीदारियां उन्होंने लूट के बाद से ही शुरू की हैं। दोनों पोलैंड भाई अपने शांत स्वभाव और लो प्रोफाइल रहने के लिए जाने जाते थे, मगर इस ड्यूटी के बाद उनके करीबियों ने एक बात नोट की और वो ये थी कि दोनों भाइयों में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ गया था और अब वो महंगी और लग्जरी चीजों पर पैसे खर्च करने लगे थे। FBI के लिए ये काफी था ये समझने के लिए कि दोनों पोलैंड भाई इस लूट में शामिल हैं। उधर दोनों भाइयों को लग रहा था कि वो पुलिस और FBI को चकमा देने में कामयाब हो गए हैं, मगर ये उनकी गलतफहमी साबित हुई। इसी दौरान FBI के हाथ दोनों भाइयों के बैंक स्टेटमेंट्स लग जाते हैं, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि लूट से पहले दोनों भाइयों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी और वो काफी कर्जे में डूबे हुए थे। मगर लूट के फौरन बाद ही उनके लोन भी अदा हो गए और उनका लाइफस्टाइल भी पूरी तरह चेंज हो गया। हर चीज और हर सबूत दोनों भाइयों के सस्पेक्ट होने की तरफ इशारा कर रहा था, मगर FBI को पुख्ता सबूत चाहिए थे ताकि वो दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर सकें। बहरहाल 27 जुलाई सन 1977 की सुबह FBI कोर्ट से सर्च वारंट लेकर पोलैंड भाइयों के घर पहुंच जाती है ताकि वो उनके घरों की तलाशी ले सके। माइक के घर पर FBI को $1000 कैश और कुछ रसीदें मिलती हैं, जिन पर कुछ अजीबोगरीब चीजें खरीदी गई थीं। इनमें सबसे पहली जो चीज थी वो थी एक हाई वोल्टेज टेजर गन, और इस टेजर गन पे जो निशान थे वो सीसल की बॉडी के मार्क से मैच हो गए। पैट्रिक के घर से भी पुलिस को कैश और हथियार मिले और साथ ही साथ उन्हें वो बिल भी मिल गया जो उन्हें वो कैनवास बैग खरीदने पर मिला था जो तालाब से मिले थे। ये बिल और बैग्स लेकर पुलिस ऑफिसर उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां से ये बैग्स खरीदे गए थे। वो शॉप ओनर तालाब से मिले बैग्स को देखकर फौरन पहचान जाता है और पुलिस को बताता है कि ये बैग्स उसने किसी मार्क हैरिस नाम के आदमी को बेचे थे। पहले तो अलग नाम सुनकर FBI चौंक जाती है, मगर फिर उन्हें समझ आ जाता है कि माइक ने इस नकली नाम का इस्तेमाल करके ये बैग्स खरीदे होंगे। उनके खिलाफ इतने ज्यादा और पुख्ता सबूत मिलने के बाद FBI माइक और पैट्रिक दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। पहले तो पूछताछ में दोनों भाई खामोश रहे और बार बार यही कह रहे थे कि उनका इस लूट में कोई हाथ नहीं है, मगर जब पुलिस सख्ती दिखाते हुए उनके सामने सबूत रखती है तब वो दोनों भाई टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। इस कबूलनामे के बाद FBI उन दोनों पर चोरी, किडनैपिंग और मर्डर का मुकदमा दर्ज कर उन्हें पुलिस की कस्टडी में दे देती है। उन दोनों को कस्टडी में लेने के बाद पुलिस और लॉयर मिलकर उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना शुरू करते हैं, चूंकि उनके पास दोनों भाइयों के खिलाफ इतने सबूत थे जिससे वो कोर्ट में साबित कर सकें कि दोनों भाइयों ने ही इस चोरी को अंजाम दिया है जो आगे चलकर एक मर्डर में बदल गई। आखिरकार इस लूट के 2 साल बाद फरवरी सन 1989 में दोनों भाइयों पर चोरी और किडनैपिंग के लिए फेडरल चार्जेस लगाए जाते हैं। जितनी सफाई से दोनों भाइयों ने इस क्राइम को अंजाम दिया था, उतनी ही सफाई से पुलिस का वकील कोर्ट में इस केस को पेश करता है। वो कोर्ट को इस केस से जुड़ी एक एक डिटेल बताता है कि कैसे दोनों भाइयों ने कैश वैन का पीछा किया, कैसे नकली पुलिस ऑफिसर बनकर इस वैन को रोका और महज लूट को ही अंजाम नहीं दिया, बल्कि वैन में बैठे दोनों गार्ड्स को भी मौत के घाट उतार दिया। वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि माइक और पैट्रिक ने इस केस से जुड़े दोनों गवाहों, जो कि ट्रक ड्राइवर जिसने माइक का नाम बताया था और फॉरेंसिक डॉक्टर जिसने टेजर गन के निशानों के बारे में बताया था, उन दोनों को भी मार दिया। ये केस कोर्ट में इस तरह पेश किया गया जो 2 ऐसे आदमियों की कहानी बता रहा था जो अपने लालच में अंधे होकर किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और खुद को बचाने के लिए किसी भी सबूत को मिटाने को तैयार थे। बहरहाल कोर्ट उन दोनों को सभी चार्जेस में दोषी ठहराते हुए 100 साल की सजा सुनाता है, मगर इस कहानी में कुछ मोड़ आने अभी और बाकी थे। उसी साल नवंबर 1989 में स्टेट ऑफ एरिजोना दोनों पोलैंड भाइयों पर कुछ और मर्डर्स का केस करता है, जिसमें उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर कोर्ट इस बार उन्हें सजाए मौत सुनाता है। इस फैसले से दोनों गार्ड्स की फैमिलीज बहुत खुश होती हैं और वो एक चैन की सांस लेते हैं, मगर उनकी ये खुशी महज कुछ ही वक्त के लिए बाकी रही। दोनों भाई सन 1980 में अपनी मौत की सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील करते हैं, जिसके बाद एरिजोना कोर्ट सभी सबूतों को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मानकर उनकी सजाए मौत को रद्द कर देता है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि दोनों भाई 5 साल सजा काटने के बाद पैरोल पर बाहर जा सकते हैं, जिसका मतलब था कि वो दोनों भाई इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी 5 साल बाद आजाद हो सकते थे। मगर तभी US अटॉर्नी मेल्विन मैकडोनाल्ड एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
मेलविन मैकडोनाल्ड एरिजोना स्टेट प्रोसिक्यूशन के डेप्यूटी थे, जिनका काम था क्रिमिनल्स के खिलाफ मिले सबूतों को एग्जामिन करना और साथ ही साथ ये देखना कि कैदियों को उनके जुर्म के हिसाब से सजा मिली या नहीं। यही मेलविन मैकडोनाल्ड दोबारा इस कोशिश में लग जाते हैं कि दोनों पोलैंड भाइयों को दोबारा सजाए मौत सुनाई जाए। मेलविन मैकडोनाल्ड दोबारा इस 5 साल पुराने केस को कोर्ट के सामने पेश करते हैं और उससे जुड़े हर सबूत को दोबारा बहुत बारीकी से छानबीन करते हैं। साथ ही साथ इस केस से जुड़े सभी गवाहों को दोबारा गवाही के लिए कोर्ट में बुलाते हैं। सारे सबूतों की दोबारा बारीकी से छानबीन करने पर एक नया पहलू उनके सामने आता है और वो ये था कि उस वक्त एक गार्ड की घड़ी ने काम करना बंद कर दिया था और ये बिल्कुल वही वक्त था जिस वक्त उसे मारने के बाद तालाब में फेंका जा रहा था। ये बिल्कुल वही वक्त था जिस वक्त दोनों पोलैंड भाई अपनी कार को तालाब से टो करवा रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि गार्ड को तालाब में फेंकने के पीछे उन्हीं का हाथ था। इस एक और सबूत के मिलने के बाद पोलैंड भाइयों के वकील और मेलविन मैकडोनाल्ड के बीच 3 घंटों तक कोर्ट में बहस चली। आखिरकार जज दोबारा दोनों भाइयों को मर्डर का दोषी ठहराते हुए उन्हें फिर से मौत की सजा सुनाता है। इस डेथ पेनल्टी के बाद दोनों भाइयों ने फिर से कई बार कोर्ट में अपनी सजा के लिए अपील की, मगर हर बार उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। सजा सुनाने के 20 साल बाद माइकल पोलैंड को जून सन 1999 में जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया गया। माइक के मरने के 9 महीनों बाद मार्च सन 2000 में पैट्रिक पोलैंड को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस तरह दोनों गार्ड्स की फैमिलीज का एक लंबा और दर्द भरा इंतजार खत्म हुआ। इस केस ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कई पहलुओं को उजागर किया, जिससे ये पता चलता है कि छोटे से छोटे सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट का किसी भी केस में कितना अहम रोल है। साथ ही साथ FBI के इतिहास में ये केस हमेशा याद किया जाएगा कि कैसे FBI और पुलिस ने जी जान लगाकर इस केस को सॉल्व किया। हालांकि इस बेहद उलझे हुए केस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, FBI और पूरे लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत ज्यादा परेशान किया, जिसमें कई अलग अलग लोगों ने अलग अलग गवाही दी, जिसकी वजह से उन्हें ये केस अपने हाथ से फिसलता हुआ दिखा और उन्हें लगने लगा कि वो इस केस को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार गार्ड्स की फैमिलीज को इंसाफ दिलाया। ये थी कहानी 2 ऐसे भाइयों की जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें कई परिवारों को अपनों को खोना पड़ा और वो खुद भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। हालांकि इस लूट को हुए लगभग 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर उस शांत सुबह की बुरी यादें आज भी गार्ड्स के घरवालों के जहन में जिंदा हैं और वो कभी उसे नहीं भूल पाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।